रूस से करीब 16 महीनों से जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना ने कीव पर रूस के किंजल मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें दागी ताकि कीव के लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इससे पहले कि रूस की मिसाइलें कीव में तबाही मचा पाती, उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेते हुए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी। लेकिन यूक्रेन की सेना के मुताबिक उसने रूस की किंजल मिसाइलों के हमलों को भी नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ 2 टोही ड्रोन को भी ढेर करने की बात कही। इस बीच यूक्रेन जंग खत्म करवाने के मकसद से कीव पहुंचे अफ्रीकी देशों के एक प्रतिनिधिमंडल का वहां धमाकों से स्वागत किया गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही कीव पहुंचा, वहां तेज धमाके हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए ताकि रूस के हमलों से बचा जा सके। लेकिन अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडल के कीव पहुंचते ही वहां हुए धमाकों से लोग सन्न रह गए, क्योंकि वो यूक्रेन जंग को खत्म करवाने के मकसद से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता खोलने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अफ्रीकी देश सेनेगल, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे कई देशों के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कीव पहुंचा था। और तो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी कीव में मौजूद थे। हालांकि कीव में हुए धमाकों में कितना नुकसान हुआ इसका पता नहीं चल सका। अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के मुद्दे पर बातचीत से पहले कीव पहुंचा था, लेकिन हवाई हमलों के बीच ही उसे कीव का दौरा करना पड़ गया। उधर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूस के सैनिकों को बोनस देने का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये बोनस सिर्फ रूस के उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने जंग के मैदान में पश्चिमी देशों के टैंकों को नष्ट किया। क्योंकि यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध को करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, जिसमें इन्हीं पश्चिमी देशों के टैंकों की मदद से यूक्रेन ने रूस को कई बार झटका दिया और पुतिन के युद्ध जीतने के ख्वाब पर पानी फेर दिया। इसीलिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी टैंकों को तबाह करने वाले सैनिकों को बोनस देने का ऐलान किया और इसके तहत 16 महीने में 10,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों को बोनस मिला। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने युद्ध के दौरान पश्चिमी टैंक नष्ट करने वाले सैनिकों को हीरो गोल्ड स्टार अवार्ड भी दिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर खैरसोन में भीषण हमला बोल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खैरसोन यूक्रेन का वही प्रांत है जहां पिछले साल रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं और पिछले हफ्ते वहां नीप्रो नदी पर बने नोवा कखोवका बांध के तबाह होने के बाद वैसे ही हालात काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि इसके बावजूद रूस हमले करने से बाज नहीं आ रहा और उसने रात के अंधेरे में फिर खैरसोन पर गोले बरसा दिए, जिसमें 2 लोग मारे गए। खैरसोन पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन की सेना ने वहां तगड़ा पलटवार किया था और वहां के काफी इलाकों से रूस को खदेड़ दिया था। खैरसोन यूक्रेन का वही प्रांत है जहां पिछले साल रेफरेंडम करवाकर पुतिन उसे रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना खैरसोन को वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल ने दावा किया कि रूस के सैनिक यूक्रेन के नागरिकों और युद्धबंदियों को बुरी तरह यातनाएं दे रहे हैं। डेली मेल ने यह दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसके मुताबिक रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के नागरिकों और युद्धबंदियों के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया, जिससे कई युद्धबंदियों और नागरिकों की हालत बिगड़ गई। हालांकि फंदे से लटकाए गए लोगों को मरने से पहले ही उतार लिया गया। खबर के मुताबिक ऐसी यातनाओं से कई युद्धबंदी घायल हो गए, जबकि कई मानसिक रूप से बीमार हो गए। रूस के सैनिकों पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन रूस ने कभी इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। इधर मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण के मुद्दे पर जारी तनाव में हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक राजधानी इंफाल में धारा 144 लागू होने के बाद भी कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां कुछ घरों में आग लगा दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बदले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पत्थर और गुलेल से हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने जिस मकान को आग के हवाले किया, वहां से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखा। सूचना मिलने पर वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस के एक्शन के बावजूद प्रदर्शनकारी कुछ दूरी पर डटे दिखे। हालांकि बाद में पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को हिंसा प्रभावित इलाके में तैनात कर दिया गया, जिसके बाद हालात काबू में आ सके। और मणिपुर में भड़की ताजा हिंसा की चपेट में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का घर भी आ गया। पिछले महीने भी उनके घर पर हमला हुआ था और एक बार फिर देर रात उपद्रवियों का झुंड राजधानी इंफाल में उनके घर में घुस गया और उसे आग लगा दी। मणिपुर में पिछले महीने से मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैतेई समुदाय उसे एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग कर रहा है, मगर आदिवासी कुकी समुदाय इसके खिलाफ है। और इस वजह से जल रहे मणिपुर में विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का घर भी निशाने पर आ गया। सामने आई तस्वीरों में विदेश राज्य मंत्री के घर का एक एक कोना और उसमें रखा सामान आग में जलकर स्याह नजर आया। वहां खड़ी एक गाड़ी भी आग में जल गई। राजकुमार रंजन सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि उपद्रवी पेट्रोल बम लेकर उनके घर में घुसे। राहत की बात यह रही कि हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। विदेश राज्य मंत्री भी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे, वो फिलहाल केरल में है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराने वाले दारोगा पर कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर उस वक्त लाठियां बरसाई गई थी जब वो नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया और एडीजी स्तर के अधिकारी से घटना की जांच कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही वहां के थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया कि एडीजी स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहां पर सारे पहलुओं की जांच करेगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले पर बजरंग दल के साथ राज्य की बीजेपी सरकार को भी घेर लिया। पहले स्पष्ट करें कि इनने बजरंग दल पे प्रहार किया है, बजरंग बली पे प्रहार किया है। इंदौर में देर रात तक खुले रहने वाले पब और बार के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव की खबर भी आई, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता इंदौर के पलासिया थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी ही देर में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां चला दी। उनको तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है और ट्रैफिक जाम भी दिलवा दिया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस कई कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई। उधर अमेरिका से भिड़ने के लिए ईरान ने उसके पड़ोसी और पुराने दुश्मन कैरिबियाई देश क्यूबा से हाथ मिला लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी क्यूबा पहुंच गए और वहां दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि ईरान और क्यूबा दोनों ही अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के मारे हैं और दोनों को अमेरिका आतंकवादी भी कहता है। ईरान और क्यूबा पुराने साथी हैं, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी क्यूबा ही पहुंच गए ताकि उससे दोस्ती गहरी करके अमेरिका को उसके इलाके में ही घेर लिया जाए। मतलब जैसे अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए बैठा है, ईरान ने भी उसी तरह अमेरिका के पड़ोस में पैठ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से ईरान को उसके ही पड़ोस में अलग थलग करने में लगा है। तुर्की अमेरिका के खेमे में है, इजराइल अमेरिका का दोस्त है, सीरिया और इराक में अमेरिका की सेना तैनात है। उसी तर्ज पर ईरान ने क्यूबा से अपनी दोस्ती बढ़ाकर अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के दुश्मन चरमपंथी संगठन पीआईजे यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से अपनी राजधानी में मुलाकात करके इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली। पीआईजे गाजा पट्टी का वही चरमपंथी संगठन है जिसने पिछले महीने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर उससे जंग छेड़ दी थी। इसलिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं को बधाई देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई ने उनसे मुलाकात की। खामनई ने गाजा की पिछले महीने की जंग में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के इजराइल से जी जान से लड़ने की खूब तारीफ की। ईरान और इजराइल दुश्मन है, ईरान फिलिस्तीन का समर्थक है, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ अपनी जंग में फिलिस्तीन के चरमपंथियों की मदद करता है। यही वजह रही कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मिले और मुलाकात में उन्होंने इजराइल के मिट्टी में मिलने की भविष्यवाणी भी कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक और खतरनाक ड्रोन बना लिया। इससे पहले ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन बनाया था, जो यूक्रेन जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन ईरान का ये नया आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक और तेज होगा, जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस नए आत्मघाती ड्रोन का फारस की खाड़ी में सफल टेस्ट भी कर लिया। ईरान का एक खास बॉम्बर ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं इस ड्रोन के टेस्ट के बाद अमेरिका भड़क गया और उसने ईरान पर आरोप लगाया कि वो फारस की खाड़ी में तनाव की स्थिति बना रहा है और इसका असर व्यापार पर भी पड़ेगा, क्योंकि फारस की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान की बढ़ती ताकत के पीछे रूस जिम्मेदार है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार रूस को ईरान ही सप्लाई कर रहा है, जिससे उसे भारी मुनाफा हो रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस मुद्दे पर इजराइल ने रूस को चेतावनी भी दी और इसे इजराइल ने अपने लिए खतरा बताया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से बढ़ती नजदीकियों पर रूस को चेतावनी दी कि ईरान के साथ सैन्य तकनीक को साझा करना चिंता की बात है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि रूस उस पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लगाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी यूक्रेन को नहीं दिए, क्योंकि खुद इजराइल को डर है कि अगर उसकी सैन्य तकनीक रूस के हाथ लग गई तो वो ईरान तक पहुंच सकती है।